जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी की ये पंक्तियां हर भारतवासी के दिल में गर्व और श्रद्धा की लौ जला देती हैं। लेकिन सोचिए, अगर कुछ नायकों का योगदान को मानने से ही इनकार कर दिया जाए, अगर उनके त्याग को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाए, तो क्या कभी भी आप सच्चाई जान पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मैं आपसे ये बात आज इसलिए कर रही हूं क्योंकि हाल में ही ब्रिटिश संसद में एमपी बॉब ब्लैकमैन ने अपनी ही सरकार से 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए माफी मांगने की गुजारिश की। सोचिए, 100 साल से ज्यादा बीत गए हैं और आज तक उस नरसंहार के लिए यूनाइटेड किंगडम ने माफी नहीं मांगी है। इसी बहस को एक नया मोड़ दिया गया है। केसरी चैप्टर 2 ने ये काम किया है। एक ऐसी फिल्म जो इतिहास के पन्नों में खोए शंकरन नायर की कहानी, उनके अदम्य साहस को फिर से हमारे सामने ला रही है। जालियांवाला बाग की बर्बरता के बहुत सारे तथ्यों से हम ऑलरेडी अवगत हैं, मगर इसकी ऐसी बहुत सारी काली सच्चाइयां भी हैं जिससे हम अनजान रह जाते अगर एक शख्स ने उसे सामने लाने का काम नहीं किया होता। नाम था श्री शंकरन नायर। अंग्रेजों के लिए वो एक विद्रोही थे और कांग्रेस के लिए एक असुविधाजनक सवाल। इसलिए भारत के इतिहास में उसे बस एक फुटनोट बना दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल अंग्रेजों से नहीं बल्कि कांग्रेस से भी सवाल करने की हिम्मत दिखाई थी। अगर शंकरन नायर नहीं होते तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जालियांवाला बाग, जो एक शांतिपूर्ण सभा था जहां हजारों निहत्थे भारतीय इकट्ठा थे, लेकिन उनके सामने थी जनरल डायर की बंदूकें जिनके ट्रिगर पर कोई दया नहीं थी। सिर्फ 10 मिनट, जी हां, सिर्फ 10 मिनट में बाग की जमीन खून से लहूलुहान हो गई। लाशों का अंबार लग गया। कोई बचने के लिए भागता तो ऊंची दीवारें ही उनकी कब्र बन जाती। चारों तरफ चीखें थी पर ब्रिटिश हुकूमत के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। लेकिन एक आदमी था जिसने ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिला दी। श्री शंकरन नायर, जो वाइस रॉय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, ब्रिटिश सरकार के सबसे ऊंचे पदों में से एक पर बैठे हुए थे। लेकिन जब जालियांवाला बाग में खून बहाया गया, तब उन्होंने सत्ता और पद की परवाह किए बिना अंग्रेजों की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाने का फैसला कर लिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों को उजागर करने के लिए जोरदार आवाज उठाई और विरोधा स्वरूप तत्काल रूप से अपना इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा ब्रिटिश सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा था और उनके शब्द कांग्रेस के उस नकाब को हटाने वाले थे जिसे कई दशकों तक बड़े जतन से पहना गया था। ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन शंकरन नायर ने वो कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक किताब लिखी, गांधी एंड एनार्की। इस किताब ने ब्रिटिश हुकूमत की पोल खोल कर रख दी। सारा सच दुनिया के सामने आ गया। अंग्रेजों ने उन्हें चुप कराने के लिए कोर्ट में घसीटा। माइकल ओडायर ने उन पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया, पर शंकरन नायर झुके नहीं, डरे नहीं, चुप नहीं हुए। उन्होंने लंदन की अदालत में केस लड़ा और अंग्रेजों को उन्हीं की जमीन पर शिकस्त दी। खिलाफत के समर्थन का विरोध जिन्ना ने भी किया था। गांधी जी ने समर्थन किया, जिससे तात्कालीन सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित हुआ, लेकिन धर्म का राजनीति में प्रवेश भी हो गया। गांधी जी के बारे में उनकी राय से सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन इतना निर्विवाद है कि शंकरन नायर ने व्यक्तिगत नफे नुकसान का ख्याल किए बगैर अंग्रेजी हुकूमत की काली सच्चाई को मजबूती से सामने लाने का काम किया। सारे जुल्म सितम के बावजूद एक बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में उन्हें न्याय मिला, लेकिन भारत के अकादमिक जगत ने उनके और उनके जैसे त्यागियों एवं हजारों वीर बलिदानियों के साथ न्याय नहीं किया। अब जरा सोचिए, जिसने अंग्रेजों की क्रूरता को बेनकाब किया, वो आदमी खुद इतिहास के पन्नों से गायब क्यों है? क्योंकि उसने सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, कांग्रेस से भी सवाल किए थे। उन्होंने अंग्रेजों को बेनकाब तो किया ही, साथ में कांग्रेस को भी बेनकाब किया। शंकरन नायर ने मोपला नरसंहार पर सवाल उठाया। उन्होंने खुलकर कहा, अगर कांग्रेस इस्लामिक खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेगी तो इसका खामियाजा भारत के हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा। और फिर ठीक वैसा ही हुआ। मोपला हत्याकांड, हजारों हिंदुओं का कत्लेआम, मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया था, लूट, जबरन धर्म परिवर्तन, और इन सब के बीच सबसे बड़ा अपराध सन्नाटा। कांग्रेस चुप थी, पर शंकरन नायर चुप नहीं थे। उन्होंने डंके की चोट पर कहा, हत्यारे सिर्फ अंग्रेज नहीं हैं, हत्यारे वो भी हैं जो सत्ता के लिए आंख मूंद लेते हैं। पर कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हुआ।
आइए आपको शंकरन नायर की किताब गांधी एंड एनार्की की कुछ पंक्तियां याद दिलाते हैं। वो पंक्तियां कांग्रेस के दोहरे चेहरे को भी उजागर करती है। जब कांग्रेस नेताओं ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया तो नायर ने लिखा, और मैं कोट कर रही हूँ, राष्ट्रीय एकता की कीमत पर धार्मिक भावनाओं को खुश करना नेतृत्व नहीं, कायरता है। अगर कांग्रेस खिलाफत आंदोलन का समर्थन करती है तो वो धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने का खतरा मोल ले रही है। ये लोग आजादी नहीं बल्कि धार्मिक सत्ता चाहते हैं। और मोपला नरसंहार पर कांग्रेस की चुप्पी को ललकारते हुए उन्होंने कहा, मोपला हत्याकांड पर कांग्रेस की चुप्पी शर्मनाक है। राजनीतिक फायदे के लिए हत्याओं और जबरन धर्मांतरण को नजरअंदाज करना नैतिक दिवालियापन है। इतिहास लिखने का ठेका वामपंथियों को नेहरू की सरकार के द्वारा दे दिया गया था, पर सच्चाई से ज्यादा इसमें उनका एजेंडा भरा गया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से टकराए तो इतिहास में जो उनको जगह मिलनी थी वो नहीं मिली। इनफैक्ट आपको यहाँ ये भी बताते चले कि तब की कांग्रेस सरकार के द्वारा एक लिखित आदेश पारित किया गया था जिसके हिसाब से महाराणा प्रताप और शिवाजी का यशोगान नहीं होना था, क्योंकि उनके हिसाब से इससे हिंदू सांप्रदायिकता बढ़ने का डर था। सरदार पटेल जिन्होंने नेहरू से अलग राय रखी तो उन्हें इतिहास में हाशिए पर रख दिया गया। शंकरन नायर कांग्रेस से असहमति उजागर की तो उन्हें भुला दिया गया। मतलब जो कांग्रेस को पसंद ना आए उसे इतिहास से डिलीट कर दो। आज ब्रिटेन में जालियांवाला बाग हत्याकांड पर माफी मांगने की बात हो रही है, लेकिन क्या हम खुद उस नायक को न्याय दे पाए जिसने हत्याकांड का सच दुनिया के सामने रखा? शंकरन नायर एक ऐसा शख्स जिसने सत्ता की परवाह किए बगैर अंग्रेजों की सच्चाई उजागर की, जिसने अपनी कलम और साहस से इतिहास को झूठ का कब्रिस्तान बनने से बचाया। लेकिन विडंबना देखिए, जिसने सच के लिए लड़ा उसे ही इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।